जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में आप क्लास 10th बिहार बोर्ड सोशल साइंस से संबंधित ज्योग्राफी का इकाई अंग शक्ति ऊर्जा और संसाधन से संबंधित क्वेश्चन आंसर को करेंगे। दोस्तों आपको बता दें कि आप अगर इससे पहले की वीडियो नहीं देखे हैं लघु उत्तरीय का तो आप उसे ज़रूर देख लेंगे। यदि वो आप उसे देख लेते हैं तो उसके बाद में ये वीडियो आपको और हेल्पफुल साबित होगा। तो चलिए हम आज के क्वेश्चन आंसर पे बात कर लेते हैं। ठीक है दोस्त, ये सारे क्वेश्चन आंसर करा दिए गए हैं जो आप इस पेज पे देख रहे हैं। आज अब आपका जो क्वेश्चन आंसर होगा वो दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन होगा और ये 10 क्वेश्चन है। हम कोशिश करेंगे कि सारे क्वेश्चन को समझाते हुए चलें ताकि आपको याद करने में कोई कठिनाई ना हो, आप इसे ऐसे ही समझ लें। तो चलिए आज का आपका पहला क्वेश्चन को ले लेते हैं। आज का आपका पहला प्रश्न में पूछा गया है, शक्ति संसाधन का वर्गीकरण विभिन्न आधारों के अनुसार सोदाहरण स्पष्ट कीजिए। तो दोस्त इसका चलिए आंसर शीट को आप नोट डाउन करेंगे अपने कॉपी में। चलिए दोस्त आंसर शीट भरेंगे, आप लोग लिखेंगे शक्ति संसाधनों का वर्गीकरण निम्नलिखित किया गया है इस प्रकार जो है। पहला, उपयोग स्तर के आधार पर। उपयोग स्तर के आधार पर इसे दो वर्गों में डिवाइड किया गया है, सतत शक्ति और समापनीय शक्ति। यानी कि सतत शक्ति में आप लिखेंगे दोस्त सौर विकिरण। सतत शक्ति में कौन कौन आएगा? सौर विकिरण, भूमिगत ऊष्मा, पवन, प्रवाहित जल इत्यादि। ठीक है। दूसरा की अगर हम बात करें तो दूसरा हो जाएगा आपका समापनीय शक्ति, यानी कि ऐसा शक्ति जो कभी भी समाप्त हो सकता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस इत्यादि। ये कभी भी ये सीमित है, ये हमारे पृथ्वी के भूगर्भ में सीमित है, ये कभी भी समाप्त हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। दूसरा कहा जा रहा है उपयोगिता के आधार पर। उपयोगिता के आधार पर भी इसे दो वर्ग में डिवाइड करा गया है। पहला है प्राथमिक ऊर्जा, जिसमें कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस एवं रेडियोधर्मी खनिज आते हैं, और दूसरा है गौण ऊर्जा, जिसमें विद्युत आते हैं। चलिए तीसरा स्रोत में देख लीजिए। तीसरा स्रोत के अनुसार अगर हम कहें तो इसे क्षयशील, यानी कि कोयला जिसमें क्षयशील हो सकता है, कभी भी ये भी खत्म हो जाएगा। क्षयशील में कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस तथा आणविक खनिज इसमें शामिल हैं। चौथा पॉइंट में हम बात करें तो इसका हो जाएगा संरचना गुण के आधार पर। यानी इसमें दोस्त आपको बता दें कि कई रूपों में इसे डिवाइड किया गया है, आप जितना चाहें उतना ही लिखेंगे अपने नोटबुक में। ठीक है। तो पहला है जैविक ऊर्जा। जैविक ऊर्जा में मानव एवं वन्य प्राणी आ जाएगा। दूसरा हो जाएगा अजैविक ऊर्जा स्रोत, यानी कि इसमें जल शक्ति, पवन शक्ति और सौर ऊर्जा शक्ति तथा ईंधन शक्ति शामिल है। ठीक है दोस्त। पाँचवा आ जाएगा समय के आधार पर। समय के आधार पर भी इसे दो वर्गों में डिवाइड किया गया है, जो कि आपका है पहला है पारंपरिक कोयला, पारंपरिक ऊर्जा स्रोत में जिसमें कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस आ जाएगा, और दूसरा है गैर पारंपरिक ऊर्जा, जिसमें कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा तथा परमाणु ऊर्जा ये सभी आ जाएंगे। आशा है कि पहला टॉपिक आप सही से समझ पाए होंगे। यदि आपको किसी भी प्रकार से समझने की दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और हम उसे कोशिश करेंगे कि अगली वीडियो में उसे पुनः सुधार करके अच्छे तरीक़े से आपके सामने प्रस्तुत की जाए। चलिए हम 2 नंबर प्रश्न पे आ गए हैं। आपका 2 नंबर प्रश्न में पूछा गया दोस्त, भारत में पारंपरिक शक्ति के विभिन्न स्रोतों का विवरण प्रस्तुत करें। यानी कि भारत के बारे में बताना है, विभिन्न प्रकार के ऊर्जा स्रोत के बारे में। ठीक है दोस्त। तो चलिए आंसर शीट पे आ जाते हैं। चलिए दोस्त आंसर शीट आप भरेंगे। पारंपरिक ऊर्जा स्रोत यानी कि पारस्परिक शक्ति स्रोत के अंतर्गत कोयला, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस सम्मिलित है, जो कि इससे पहले के क्वेश्चन में आंसर को समझ पाए होंगे। कोयला के बारे में अगर बात करें तो यह शक्ति और ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत है। जनवरी 2008 तक भारत में 1200 मीटर की गहराई तक पाए जाने वाले कोयला का कुल अनुमानित भंडार 26,454 करोड़ टन आंका गया था। ठीक है। जो कि भारत का कुल 96% यानी कि गोल्डवाना समूह का और 4% टर्सरी समूह का कोयला पाया जाता है। ठीक है। पेट्रोलियम के अगर बारे में बात करें तो पेट्रोलियम क्या होता है? शक्ति के समस्त संसाधनों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं व्यापारिक रूप से उपयोगी संसाधन पेट्रोलियम ही है। आज हमारे देश के लिए पेट्रोलियम बहुत ही महत्वपूर्ण है। आधुनिक युग में कोई भी राष्ट्र इसके बिना अपने अस्तित्व को कायम नहीं रख सकता है।
ये इतना महत्वपूर्ण है। शक्ति के स्रोत के साथ साथ अनेक उद्योगों का कच्चा माल भी इससे प्राप्त होता है। आपको इससे पहले के क्वेश्चन आंसर में यानी इससे पहले के वीडियो में लघु उत्तरीय में आपको बता दिए हैं कि पेट्रोलियम से क्या क्या बनाया जाता है, जैसे कि दवाइयाँ और भी कई चीज़ें जैसे साबुन, दवाइयाँ और केरोसिन तेल, डीजल भी पेट्रोलियम से बनाए जाते हैं। गैसोलीन, डीजल, केरोसिन तेल, स्नेह, कीटनाशक दवा, पेट्रोलियम साबुन, कृत्रिम रेशा, प्लास्टिक इत्यादि पेट्रोलियम से बनाए जाते हैं, जो कि आप इसमें भी नोट डाउन कर दिया गया है। भारत विश्व का मात्र 1% पेट्रोलियम पैदा करता है। मात्र 1% पैदा करता है भारत। इसलिए भारत को पेट्रोलियम के लिए दूसरे देशों पर आश्रित होना होता है, जैसे कि रूस या फिर सऊदी अरब, ठीक है। और भी कई देशों से पेट्रोलियम भारत मंगाता है। भारत बार यानी कि हर बार यहाँ पे 1866 में ऊपरी असम घाटी में तेल के कुएं खोदे थे। आपको बता दें कि असम के डिगबोई में, जो आप समझ रहे हैं, असम के डिगबोई में, असम के कौन सा दोस्त, तो ये डिगबोई ऐसा स्थान है जहाँ पे भारत में सबसे पहली बार पेट्रोलियम की खनन हुई थी। पेट्रोलियम वहाँ से निकाला गया था। आपको बताए थे दोस्त सागर सम्राट क्या होता है। आप कमेंट बॉक्स में सागर सम्राट के बारे में बताएंगे। चलिए अगला बात कर लेते हैं प्राकृतिक गैस के। तो ये प्राकृतिक गैस क्या होता है दोस्त, इसके बारे में देखेंगे। यह हमारे वर्तमान जीवन में बड़ी तेज़ी से एक महत्वपूर्ण ईंधन बनती जा रही है। यानी प्राकृतिक गैस का इस्तेमाल अब हम ज़्यादा मात्रा में करते जा रहे हैं। इसका उपयोग विभिन्न उद्योग में, जैसे कि मशीनों में चलाने के लिए, विद्युत उत्पादन में, खाना पकाने के लिए, मोटर गाड़ियों में चलाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जैसे आप एलपीजी गैस के बारे में तो जानते होंगे। एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है दोस्त। तो ये क्या होता है, इसका भी उपयोग हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। आगे हम बात करें नेक्स्ट टॉपिक में। भारत में एक अनुमान के अनुसार प्राकृतिक गैस की संचित मात्रा 70 अरब घन मीटर है, जो कि वायु में प्राकृतिक गैस प्राधिकरण की स्थापना देश की प्राकृतिक गैसों के परिवहन, वितरण एवं विपणन हेतु किया गया है, जो 5340 किलोमीटर गैस पाइपलाइन के द्वारा देश भर में फैला दिया गया है। उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं की पूर्ति की जा रही है। ये आज के समय में ये डाटा देखा जा रहा है, ठीक है दोस्त। आप अपने अनुसार इस क्वेश्चन का आंसर लिख लेंगे जितनी आवश्यकता पड़े। आप इसे 1-2 बार पढ़ेंगे तो आपको ज़रूर समझ में आ जाएगी, या फिर इस वीडियो को 1-2 बार रिवीजन करेंगे तो भी आ जाएगी। चलिए आपका 3 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। आपका 3 नंबर प्रश्न में पूछा गया दोस्त, गोल्डवाना काल के कोयले का भारत में विवरण पर प्रकाश डाले। यानी गोल्डवाना काल, आपको पिछली वीडियो में एक क्वेश्चन पूछे थे, तो गोल्डवाना समूह पर कौन कौन से देश है। तो इसमें देखिए भारत समेत, यानी भारत के जितने पड़ोसी देश है, ये चाइना छोड़ करके, जैसे कि आपको बता दें, भारत है गोल्डवाना समूह पर, और इसके साथ में अमेरिका भी था पहले, और आपको बता दें इसके साथ में भूटान, नेपाल, अफगानिस्तान समेत कई देश शामिल हैं, ठीक है दोस्त। चलिए इसके आंसर शीट को हम बात कर लेते हैं। चलिए दोस्त इसका आंसर शीट आप भरेंगे। गोल्डवाना समूह में भारत के 96% कोयला का भंडार है, जो कुल उत्पादन का प्रतिशत भाग उपलब्ध कराता है। यानी कि बहुत देख लीजिए, यहाँ पे गोल्डवाना समूह में 96% कोयला का उत्पादन यहाँ पे होता है, ठीक है। आगे हम बात करें, इसमें गोल्डवाना कोयला क्षेत्र मुख्यतः 4 नदी घाटियों में बटा हुआ है। ये देख लीजिए कौन कौन से हैं। पहला जो है दामोदर घाटी क्षेत्र, यहाँ पे पहला है दामोदर घाटी क्षेत्र, दूसरा सोन घाटी क्षेत्र, तीसरा है महानदी घाटी क्षेत्र, और चौथा है वर्धा गोदावरी घाटी क्षेत्र में इसे डिवाइड किया गया है, ठीक है दोस्त। आगे हम बात करें, गोल्डवाना काल का कोयला निम्न राज्यों में पाया जाता है। यानी कि कौन कौन से राज्य में पाया जाता है दोस्त, तो झारखंड के साथ साथ देखिएगा, झारखंड में कोयला के भंडार एवं उत्पादन की दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये देश का पहला राज्य है जहाँ पे सबसे अधिक मात्रा में कोयला उत्पादित किया जाता है। दोस्त आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि कोयला को कितने वर्गों में डिवाइड किया गया है। आपको इससे पहले की वीडियो में सारा बात बता दिया गया है, इसलिए हम पूछ रहे हैं कि इसमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे सबसे उत्तम किस्म का कोयला कौन होता है, और सबसे निम्न कोटि का कोयला कौन होता है, और कोयला में कितना प्रतिशत कार्बन होगी तो उत्तम किस्म का कोयला माना जाएगा, ठीक है दोस्त। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है, देख लीजिए यहाँ पे कौन कौन से हैं। तो झरिया,
बोकारो, गिरिडीह, कर्पूर, रामगढ़ इत्यादि ये झारखंड के जो क्षेत्र है कोयला के लिए जाना जाता है। आगे हम बात करें उड़ीसा। उड़ीसा में देख लीजिए कहाँ कहाँ पे होता है। यह देश का 1/4 कोयला का भंडार यहाँ पे पाया जाता है। इसका मुख्य उत्पादक क्षेत्र में तलचर, महाराष्ट्र। अब महाराष्ट्र के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे यानी उड़ीसा में एकमात्र है 1/4 पाया जाता है और वो भी तलचर में ही पाया जाता है। महाराष्ट्र में अगर बात करें मात्र यहाँ पे 3% कोयला सुरक्षित रूप में पाया जाता है, जिसका मुख्य स्रोत है कहाँ से मिलता है तो ये चंदावर्धा या फिर कामपट्टी तथा बंदेर से मिलता है। मध्य प्रदेश की अगर बात करें हम तो यहाँ देश का मात्र 7% कोयला होता है, जो कि सिगरौली बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्त, ये बहुत पूछा जाता है। सिगरौली, सोहागपुर, जोहिल्ला, उमेरिया, सतपुड़ा क्षेत्र इत्यादि मुख्य मध्य प्रदेश का क्षेत्र है। इसके बाद में अगर हम बात करें पश्चिम बंगाल में कहाँ कहाँ पे पाया जाता है, यह देश का सुरक्षित भंडार की दृष्टि से चौथा उत्पादन में नौगा, यहाँ पे नवा राज होगा, यहाँ पे आप नवा देख लीजिएगा, नवा राज है। रानीगंज यहाँ का मुख्य उत्पादक क्षेत्र है। रानीगंज बस से आप याद रखेंगे किस लिए जाना जाता है तो ये कोयला क्षेत्र के लिए जाना जाता है, यानी कोयला उत्पादक क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। चलिए अब आपका नेक्स्ट प्रश्न पे आ गए हैं। अब आपका 4 नंबर प्रश्न में पूछा गया है दोस्त, कोयला का वर्गीकरण कर उनकी विशेषताओं को स्पष्ट करें। तो चलिए इसका आंसर आप लिख लीजिए। चलिए दोस्त आंसर शीट आप भरेंगे। कोयला के निम्न 4 वर्गों में बांटा गया है, जो कि आपको पहले से पूछ रहे हैं, इसमें हम कवर करा ही दे रहे हैं। पहला है एंथ्रासाइट कोयला, दूसरा है बिटुमेन कोयला, तीसरा है लिग्नाइट कोयला और चौथा है पिट कोयला। चलिए एक एक बारे में सबके बारे में हम कर लेते हैं। एंथ्रासाइट यह सबसे उच्च कोटि का कोयला होता है। इसमें लगभग 90% कार्बन की मात्रा पाई जाती है। चलिए दोस्त इसमें देख लेते हैं कैसे है। यह सर्वोत्तम कोटि का कोयला है जिसमें कार्बन की मात्रा 90% से भी अधिक पाई जाती है। यह जलने पर धुआं नहीं देता है और देर तक अत्यधिक ऊष्मा यानी कि ऊर्जा देता रहता है। इसे कुकिंग कोयला भी कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त, किसे कुकिंग कोयला के नाम से भी जाना जाता है तो एंथ्रासाइट कोयला को, ठीक है। यहाँ पे एंथ्रासाइट में देख लीजिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है टाइप करने में, ठीक है। तो एंथ्रासाइट को ही कोकिंग कोयला के नाम से जाना जाता है। दोस्त आपको बता दें कि जैसे ही एग्ज़ाम नज़दीक आएगा आपको इस पे प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा, जो कि आपको एग्ज़ाम बेस्ड होगा और क्वेश्चन बैंक भी आपको कराया जाएगा। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो ज़रूर इसे सब्सक्राइब करेंगे। तथा आगे चलते हम तथा धातु गलाने का भी यह काम करता है, ठीक है दोस्त। आगे हम बात करें बिटुमेन कोयला के बारे में तो इसमें कार्बन की मात्रा 70 से 90% के आसपास होता है। इसमें परिष्कृत पर कुकिंग कोयला बनाया जा सकता है। इसे भी, क्योंकि इसमें भी कार्बन की मात्रा लगभग ठीक ठाक होती है, इसे भी कुकिंग कोयला के रूप में बनाया जा सकता है। भारत का अधिकतम कोयला इसी प्रकार के है, यानी भारत में जो अधिक कोयला पाया जाता है वो बिटुमेन कोयला होता है। तीसरा अगर बात करें हम लिग्नाइट कोयला के बारे में तो इसमें कार्बन की मात्रा 30 से 70% होती है और यह धुआं अधिक देता है, ऊष्मा कम देता है। इसे भूरा कोयला भी कहा जाता है। यहाँ से इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्त आपका कि भूरा कोयला किसे कहा जाता है, तो भूरा कोयला लिग्नाइट कोयला को कहा जाता है। चलिए चौथा बात कर ले हम पिट कोयला, तो इसमें 30% से भी कम कार्बन की मात्रा पाई जाती है और यह सबसे बेकार कोयला होता है, यानी कि पिट कोयला जो होती है सबसे बेकार कोयला मानी जाती है, ठीक है दोस्त। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाते हैं। आपका अगला प्रश्न है 5 नंबर, भारत में खनिज के विवरण का वर्णन करें, ठीक है दोस्त। इसके बारे में हम देख लेते हैं। चलिए दोस्त आंसर शीट कवर करेंगे। भारत में मुख्यतः 5 खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र है, जिसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसे आप लिख लेंगे। पहला पूर्वी उत्तर क्षेत्र, यह देश का सबसे पुराना तेल क्षेत्र है। इसके अंतर्गत उत्तरी असम की घाटी, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड इत्यादि विशाल तेल क्षेत्र पाए जाते हैं। दूसरा अगर बात करें गुजरात, तो गुजरात क्षेत्र में देख लीजिए खंबात के बेसिन एवं गुजरात के मैदान में विस्तृत है। यहाँ पहली बार 1958 ईस्वी में तेल का पता लगाया गया था। इसके मुख्य उत्पादक क्षेत्र में देख लीजिए अंकलेश्वर दोस्त बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अंकलेश्वर आप याद कर लेंगे, इसे VVI में रखेंगे, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत पूछा गया है अंकलेश्वर किस लिए प्रसिद्ध है। चलिए आगे चलते हैं हम। इसके बाद में बात करें हम कलोल, यानी कि गुजरात का ही है, नौगामा, कोसावा, मेहसाना इत्यादि। जो हम जिस पे बात कर रहे हैं वही क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा गया है दोस्त, ठीक है। मुंबई हाई किस लिए प्रसिद्ध है, तो ये तेल शोधक कारखाना यहाँ पे है। यह मुंबई तट से 176 किलोमीटर दूर उत्तर पश्चिम दिशा में अरब सागर में है। ये पूछ दिया जाता है कि ये मुंबई हाई तेल शोधक कारखाना जो है वो किस स्थान पे है, तो ये अरब सागर में है।
आगे हम बात करें, यहाँ पे 1975 ईस्वी में तेल खोदने की कार्य शुरू हुआ था। ठीक है। आगे हम बात करें पूर्वी तट क्षेत्र, यह कृष्णा गोदावरी और कावेरी नदियों की श्रेणी में फैला हुआ है। ठीक है। आगे हम बात करें बड़मेर बेसिन, इस बेसिन में मंगला क्षेत्र में सितंबर 2009 में तेल का उत्पादन किया गया था, जो कि 2012 तक भारत का 20% पेट्रोलियम का उत्पादन यहाँ पे हो रहा था। चलिए दोस्तों, हम नेक्स्ट प्रश्न पे आ गए हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है 6 नंबर प्रश्न पे हम आ चुके हैं। जल विद्युत उत्पादक क्षेत्र अनुकूल भौगोलिक एवं आर्थिक कारकों की विवेचना कीजिए। तो चलिए इसके बारे में आप आंसर शीट भरेंगे। चलिए दोस्त, आंसर शीट भरेंगे। जल विद्युत उत्पादक हेतु अनुकूल भौगोलिक दशाएं निम्नलिखित है, जो कि आप इसे पॉइंट में नोट डाउन करेंगे। संदावाहिनी नदी के प्रचुर जल की राशि, दूसरा में नदी मार्ग के ढाल, तीसरा जल का तीव्र वेग, चौथा प्राकृतिक जलप्रपात का होना। अनुकूल आर्थिक दशाएं में आप लिखेंगे वो प्रतिकूल था और ये अनुकूल है। सघन औद्योगिक एवं वाणिज्यिक एवं आबाद क्षेत्र, दूसरा पर्याप्त पूंजी यानी कि पूंजी होनी चाहिए। अगला परिवहन के साधन यानी परिवहन होना चाहिए। मान लीजिए कि किसी चीज़ का उत्पादन कर लिए और साधन है ये नहीं, वहीं पे खराब हो जाएगा। ठीक है। अगला बात करें हम प्रौद्योगिकी का ज्ञान और अगला है यानी कि आप किस प्रकार से किसी खनिज को निकाल रहे हैं उसका ज्ञान तो होना चाहिए आपको। ऊर्जा के अन्य साधनों का अभाव, यानी कि अगर ऊर्जा का अन्य साधन का अभाव होगा तो फिर आप नहीं निकाल सकते हैं। या फिर मान लीजिए कि एक उद्देश्य के लिए, एक काम को करने के लिए बहुत खर्चा लग जाती है, उसमें वो क्या होता है कि कहा जाता है ना कि मुनाफा नहीं होता है, तो वही बात है। तो ये आपका जो है अनुकूल आर्थिक दशाएँ हैं, और ये जो है जल विद्युत के अनुकूल भौगोलिक दशाएं में ये सारे के सारे टॉपिक शामिल हैं। ठीक है दोस्त, तो चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। हो सकता है दोस्त आपका 6 नंबर प्रश्न के अनुकूल के बाद प्रतिकूल पूछ दे, तो कुछ भी नहीं करना, उसके अनुरूप से तो उसको दिशा को भटका दीजिएगा। जहाँ पे है कहा वहाँ पे नहीं है लिख दीजिएगा, बात खत्म। ठीक है। आपका 7 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, ध्यान देंगे। 7 नंबर में संक्षिप्त भौगोलिक टिप्पणी लिखना है, जैसे कि भाखड़ा नांगल परियोजना पे लिखना है, दामोदर परियोजना पे लिखा है, कोसी घाटी, हीराकुंड, रिहंद और तुंगभद्रा। चलिए एक एक करके हम सारे पॉइंट को डील करते हैं। चलिए दोस्त, आप आंसर शीट को भरते हुए चलेंगे। ये क्वेश्चन लंबा है, इसलिए हम कोशिश करेंगे कि फिर भी आप छोटे छोटे आंसर में इसे कवर कर लेंगे। चलिए, पहला परियोजना है भाखड़ा नांगल परियोजना। यह सतलज नदी पर हिमाचल प्रदेश, यहाँ पे हिमाचल प्रदेश होगा भाखड़ा नांगल परियोजना। तो हिमाचल प्रदेश में विश्व के सर्वोच्च बांधों में से एक भाखड़ा नांगल परियोजना है। ऊंचाई 225 मीटर है। यह भारत की सबसे बड़ी परियोजनाओं में से एक परियोजना है, जहां 4 शक्ति गृह एवं एक भाखड़ा में, 2 गंगुवाल में और 1 कोटला में स्थापित होकर के 7 लाख किलोवाट विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करेगा। पंजाब हरियाणा, जो कि यह पंजाब हरियाणा दिल्ली उत्तरांचल का मतलब हिमाचल प्रदेश, यहाँ पे देखेंगे आगे उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान तथा जम्मू कश्मीर। उत्तरांचल उत्तराखंड को कहा जाता है दोस्त। कश्मीर राज्यों में कृषि एवं औद्योगिक क्रांतिकारी में परिवर्तन ला दिया है। यानी कि भाखड़ा नांगल परियोजना से बहुत ही लोगों को, यानी बहुत ही राज्यों को फायदा हुआ है, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। किस किस राज्य में? तो पंजाब हरियाणा दिल्ली उत्तरांचल का मतलब होता है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान तथा जम्मू कश्मीर राज्यों में यह बिजली को प्रोवाइड कराता है, यानी देता है। दूसरा अगर बात करें दामोदर घाटी परियोजना, तो यह परियोजना दामोदर नदी के भयंकर बाढ़ से झारखंड एवं पश्चिम बंगाल को बचाने के साथ साथ तलिया, मैथन, कुरनर और पंचेत पहाड़ी के बांध बनाकर 1300 मेगावाट जल विद्युत उत्पन्न कराने में सहायक है। इसका लाभ बिहार, झारखंड एवं पश्चिम बंगाल को प्राप्त है। दोस्तों, आप सबसे पहले ये जान लें कि किसी भी नदी पर अगर डैम बना के आप बिजली का उत्पादन करते हैं, तो सिर्फ बिजली ही उत्पादन नहीं करते हैं, बल्कि उससे पानी को कंट्रोल भी करते हैं। चलिए कोसी परियोजना के बारे में देख लें। कोसी परियोजना ये तो जानते ही हैं कि बिहार का है, ठीक है। और किस नदी को बिहार का सुख कहा जाता है? तो यही नदी है कोसी नदी, जिसे बिहार का सुख कहा जाता है, ठीक है। उत्तर बिहार का अभिशाप कोसी नदी पर हनुमान नगर यानी कि नेपाल में बांध बना करके 20,000
किलोवाट बिजली उत्पन्न किया जा सकता है वहाँ पे हो रहा है, जिसकी आधी बिजली नेपाल को तथा शेष बिजली बिहार को प्राप्त हो रहा है। रिहंद परियोजना पे हम बात कर लें। रिहंद परियोजना सोन नदी पर है। सोन नदी की सहायता पर रिहंद उत्तर प्रदेश यानी कि 934 मीटर लंबा बांध बना करके कृत्रिम झील यानी गोविंद सागर, भारत का ये कृत्रिम झील है गोविंद सागर। ये इको टॉपिक बन गया आपका, एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। भारत का कृत्रिम झील कौन है? तो गोविंद सागर। वल्लभ पंत के नाम से यानी गोविंद वल्लभ पंत सागर के नाम से यह एक प्रकार का झील है का निर्माण कर बिजली उत्पादन की जाती है। इस योजना में 30 लाख किलोवाट बिजली का उत्पादन होता है और ये करता है। यहाँ की बिजली का उपयोग रेणुकूट के एल्युमिनियम उद्योग, तुर्क के सीमेंट उद्योग, मध्य प्रदेश भारत के रेल मार्गों का विद्युतीकरण तथा हजारों नलकूपों के लिए इसका उपयोग किया जाता है। चलिए आगे हम बात करें हीराकुंड। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्त, इससे आप VVI में कर लेंगे, ठीक है। VVI में आप जरूर कर लेंगे, ये तो पूछा ही जाता है। हीराकुंड महानदी पर विश्व का सबसे लंबा बांध है, इसलिए ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये 4801 मीटर लंबा है। इससे बना 2.7 लाख किलोवाट बिजली उत्पन्न होता है। इससे उड़ीसा एवं आसपास के क्षेत्र कृषि क्षेत्र में उद्योगों के लिए भी यह बिजली उत्पन्न कराता है, ठीक है दोस्त। तुंगभद्रा परियोजना के बारे में अगर हम बात करें तो यह परियोजना कृष्णा नदी की सहायक नदी यानी तुंगभद्रा पर आंध्र प्रदेश में स्थित है, ठीक है दोस्त। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजनाओं में से यह एक है, जो कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश के सहयोग से तैयार हुआ था। यह भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि यह किसकी सहायता से तैयार किया गया था? तो कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश की सहायता से इसे तैयार किया गया था। इसकी बिजली उत्पादन क्षमता 1 लाख किलोवाट है, जो सिंचाई के साथ साथ सैकड़ों छोटे बड़े उद्योगों के लिए बिजली को आपूर्ति कराता है, ठीक है दोस्त। चलिए अब हम नेक्स्ट प्रश्न पे आ गए हैं। आपका अगला प्रश्न होगा 8 नंबर। आपका 8 नंबर प्रश्न में पूछा गया, भारत के किन्हीं 4 परमाणु विद्युत गृह का उल्लेख कीजिए तथा उनकी विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर हम देख लेते हैं। भारत के 4 परमाणु विद्युत गृह इस प्रकार है। ये चारों निम्नलिखित है। पहला लिखेंगे आप, एक एक पॉइंट करके इसे लिखेंगे। तासरापुर परमाणु विद्युत गृह, यहाँ पे गृह होगा दोस्त, हम माफ़ी चाहेंगे, किसी टॉपिक पे क्या हुआ है कि मिसप्रिंट हो गया है। गृह यह एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह है, जहाँ यहाँ पे जल उबालने वाली 2 परमाणु भट्टियाँ भी शामिल है। इसमें प्रत्येक की उत्पादन क्षमता 200 मेगावाट से अधिक है, यानी कि एक 200 मेगावाट से अधिक करता है। और आज की स्थिति में अगर बात करें तो इसकी क्षमता और भी बढ़ा दी गई है। अब यहाँ यूरेनियम के स्थान पर प्लेटिनियम बनाकर विद्युत उत्पन्न किए जा सकते हैं, यानी जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि भारत का थोरियम भंडार में काफ़ी अच्छी समृद्धि अब हुई है। अगला पॉइंट बात कर ले तो कल्पक्कम में देख लीजिए दोस्त, यह परमाणु विद्युत गृह यहाँ पे प्री मिसप्रिंट हुआ है। गृह तमिलनाडु में स्थित है, जो कि परमाणु गृह स्वदेशी प्रयास से बनाया गया है, यानी पूर्ण रूप से यह स्वदेशी है। यहाँ पे 355 मेगावाट के 2 रिएक्टर क्रमशः 1983 तथा 1985 में कार्य करना शुरू किया था, ठीक है दोस्त। इसमें कल्पक्कम भी पूछा जाता है। यहाँ पे बिजली की शुरुआत कब किया गया था? तो 1983 तथा 1985 में। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में बन सकते हैं। नरोरा की बात कर ले, नरोरा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि उत्तर प्रदेश में है। यह उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के पास में स्थित है। यहाँ भी 235 मेगावाट के 2 रिएक्टर भी है और यह बिजली उत्पन्न करता है और पूरे उत्तर प्रदेश को लगभग काफ़ी क्षेत्रों में यह बिजली प्रोवाइड कराता है। काकरापारा, यहाँ पे देख लीजिए काकरा पास यानी परमाणु गृह, ये इसे काकरापारा भी बोल दिया जाता है और ये ताप्ती नदी पर स्थित है। इस ताप्ती नदी पर यह जल विद्युत परियोजना को बनाया गया है। यह गुजरात राज्य के समुद्र के किनारे में स्थित ये परमाणु विद्युत गृह है, जो 1992 में विद्युत उत्पादन करना प्रारंभ किया था। और ये किस नदी पर बनाया गया है दोस्त? तो इसे आप याद रखेंगे, ताप्ती नदी। ताप्ती नदी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ऐसे याद कीजिए, केकड़ा को कैसे खाते हैं? तो तपा के खाते हैं। तो तपा के खाने पर ताप्ती नदी किस पे है? तो ताप्ती काकरापारा, यानी केकड़ा को कैसे पका के खाएंगे आप? तो केकड़ा को कैसे खाएंगे? पका के खाएंगे। तो काकरापारा कहाँ है? यानी केकड़ा यानी काकरापारा तो ताप्ती नदी पे है। आप ऐसे याद करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ये कोई बड़ी इशू नहीं है, ये बहुत ही आसान है। काकरापारा यानी केकड़ा को कैसे खाएंगे? तपा के खाएंगे। तो यानी काकरापारा ताप्ती नदी। चलिए दोस्त, अब नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। आज का आपका 9 नंबर प्रश्न है, जो कि लास्ट प्रश्न है। ये शक्ति ऊर्जा संसाधनों के
संरक्षण हेतु कौन कौन से कदम उठाए जा सकते हैं, आप इसमें कौन से मदद पहुंचा सकते हैं, यानी कि कैसे आप मदद इसमें कर सकते हैं। तो चलिए इसके बारे में हम आंसर शीट को देख लेते हैं। चलिए दोस्त, इसका आंसर शीट आप नोट डाउन करेंगे। ठीक है। उत्तर: ऊर्जा संकट एक विश्वव्यापी समस्या का रूप ले चुका है। इसके समाधान के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। ठीक है दोस्त, इसे आप स्वयं अपने ही शब्दों में उत्तर लिखेंगे। वैसे आप एक बार इसे ज़रूर देखें और देखने के बाद में आप समझ के लिख सकते हैं। चाहे तो आप इसे भी लिख सकते हैं अपने पसंद के अनुसार। पहला लिखेंगे आप: ऊर्जा के प्रयोग के मितव्ययिता ऊर्जा संकट से बचने के लिए प्रथमतः ऊर्जा के उपयोग में मितव्ययिता बनती जा रही है। इसके लिए तकनीकी विकास आवश्यक है। आवश्यक बिजली का उपयोग करके इस पर हम रोक कर हम ऊर्जा की एक बड़ी मात्रा की बचत भी कर सकते हैं। जैसा कि अगर आपको बताएं कि मान लीजिए कि आप घर से बाहर जा रहे हैं तो बिजली जल रही है तो उसे बंद करके जाएंगे, तो उस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि ऊर्जा का बचत कर सकते हैं। या फिर दूसरी मात्रा में जितनी आपकी ऊर्जा की ज़रूरत है उतना ही आप इस्तेमाल करें। जैसे कोयला का खपत आप करते हैं तो मान लीजिए जितना ज़रूरत है आप उतना ही खपत करेंगे। ठीक है दोस्त, अगला टॉपिक पे आते हैं आपका ऊर्जा के नवीन क्षेत्रों की खोज। ऊर्जा संकट समाधान की दशा में परंपरागत ऊर्जा के नए क्षेत्रों का अन्वेषण किया जाए, यानी कि नए अब मान लीजिए जो मिल चुका है उससे अलग अलग तरीक़ों से अलग अलग जगहों पे ऊर्जा की दिशा में खोज की जाए। इस दिशा में भारत में 1970 के बाद में काफ़ी तेज़ी भी आई है तथा अनेक नए पेट्रोलियम में प्राकृतिक गैस के भंडार पर पता लगाया गया है। अरब सागर, कृष्णा गोदावरी क्षेत्र, राजस्थान क्षेत्र इत्यादि क्षेत्रों में पेट्रोलियम प्राकृतिक गैसों के स्रोत भी देखने को मिला है। तीसरा पॉइंट में आप नोट डाउन करेंगे ऊर्जा के नवीनतम वैकल्पिक साधनों का उपयोग, यानी कि अब नए तरीक़ा से उपयोग करेंगे, जैसे कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बिजली यानी कि पन बिजली, इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे। वैकल्पिक ऊर्जा में पारंपरिक एवं गैर पारंपरिक दोनों ही ऊर्जा सम्मिलित है। इसमें से कुछ तो सतत नवीकरणीय भी है तो कुछ समापनीय है, यानी कि कुछ ऐसा है जो कभी ख़त्म नहीं होगा, जैसे कि सौर ऊर्जा। ठीक है, और कुछ जो है कभी भी ख़त्म हो सकता है, जैसे जैसे आप उसका यूज करेंगे वो ख़त्म ही हो जाएगा। ऊर्जा सम्मिलित, इसमें कुछ सतत नवीकरणीय है तो कुछ समापनीय है। आज वैकल्पिक ऊर्जा में जल विद्युत, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, जैव ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा इत्यादि शामिल है। विकास कर इसका शक्ति में संसाधनों में संरक्षित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। जीवाश्म ऊर्जा के अत्यधिक उपयोग से प्रदूषण, स्वास्थ्य एवं जल विद्युत परियोजना, यानी कि जल विद्युत जलवायु को परिवर्तन की आशंका प्रबल हो गई है। यानी कि कहने का मतलब है कि ऐसा ऊर्जा संसाधन जिसके उपयोग से हमें क्षति पहुँचती है तो उसका इस्तेमाल पे हमें रोक लगाना चाहिए। जैसे कि वातावरण में वर्तमान समय में आप देख ही रहे हैं, वर्तमान समय में अगर हम बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 गैस को 0.03 होना चाहिए, जो कि अभी वर्तमान समय अगर डाटा के अनुसार अगर बात करें तो ये 0.04 के आसपास चला गया है। इसलिए इस पर कंट्रोल करना बहुत ही महत्वपूर्ण है, यानी बहुत ही ज़रूरी है। चलिए अगला पॉइंट पे आते हैं हम। अगला पॉइंट में आपका 4 नंबर है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। ऊर्जा संकट से बचने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता होती है। विश्व के सभी राष्ट्र ऊर्जा संकट के समाधान हेतु सहमति की नीति पर उसका पूरा करें, यानी कि ऊर्जा को कैसे किया जाए ताकि ऊर्जा का बचत हो। ठीक है दोस्त, चलिए आगे हम बात करें। इस संदर्भ में संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राज्य संघ यानी यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्री, विश्व व्यापार संगठन, दक्षिण एशियाई के 8 देश संगठन यानी G8 जैसे महत्वपूर्ण संगठन भी इसमें भूमिका निभा रहे हैं। इस सब के अलावा मैं अपने क्रियाकलाप में परिवर्तन कर इसमें सहायता कर सकता हूं, यानी कि अब आप ऐसे लिखेंगे कि आप क्या सहायता कर सकते हैं इसमें उससे संबंधित। तो चलिए आप अपने अनुसार आंसर को लिखेंगे। आप अपने अनुसार लिखेंगे जैसे कि बिजली के बल्बों एवं अन्य उपकरणों का आवश्यकता के अनुसार प्रयोग करेंगे, जैसे कि अभी हम ऊपर बता दिए हैं। स्वचालित वाहनों के बजाय पैदल चल करके कुछ दूरी पैदल ही हम कर लेंगे या फिर साइकिल से चले जाएंगे। ठीक है, अधिक उपयोग करेंगे। गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत में जैसे सौर ऊर्जा का उपयोग करेंगे, वायु ऊर्जा का उपयोग करेंगे, ऐसा ऊर्जा संसाधन जिसका इस्तेमाल करने से हमें कोई पर्यावरण को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचता है, उसी काम को हम करेंगे। लोगों को इस संबंध में उसकी
क्षमता के अनुसार जागरूक करेंगे या कि ताकि वो इसका इस्तेमाल कम करे या फिर बचत करे। ठीक है दोस्त, जागरूकता बढ़ाना भी एक प्रकार का सहयोग माना जाता है। ठीक है दोस्तों, अब आपका मानचित्र कार्य हो गया है जो कि स्वयं से करना है, इसमें कोई खास नहीं होता है। आपका एक प्रश्न यहाँ पे छूट गया है, शक्ति संसाधनों के संरक्षण हेतु कौन कौन से कदम उठाए जा सकते हैं। ये तो आप समझ गए हैं दोस्त। वैसे तो हमें लगता है कि हमने सारे प्रश्न को करा दिया है, फिर भी एक 9 नंबर प्रश्न हमको आपके बुक में नहीं मिला है, लेकिन ये हमें लगता है कि कहीं ना कहीं छूट गया है। तो चलिए इसे भी हम कर लेते हैं। संक्षिप्त भौगोलिक टिप्पणी लिखना है सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा तथा बायोगैस पर और ज्वारीय ऊर्जा पे। तो चलिए ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसे कर लेंगे। सौर ऊर्जा पर एक एक पॉइंट को आप बना के लिखेंगे। जब फोटो वोल्टेइक सेलों में विपरीत ऊर्जा की किरणों को ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है तो उसे सौर ऊर्जा का उत्पादन कहते हैं। ठीक है, यह कम लागत वाला, पर्यावरण के अनुकूल तथा निर्माण में आसान होने के कारण अन्य ऊर्जा के स्रोतों की अपेक्षा ज़्यादा लाभदायक है और यह पर्यावरण का कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाता है। यह सामान्यतः हीटरों, कूलर्स, प्रकाश आदि उपकरणों में अधिक उपयोग की जाती है। भारत के पश्चिमी भाग जैसे कि गुजरात, राजस्थान सौर ऊर्जा का सबसे अधिक यहाँ पे संभावनाएं दिखती है। आगे हम बात करें पवन ऊर्जा के बारे में। ठीक है दोस्त, तो पवन ऊर्जा पवन चक्कियों की सहायता से इसकी प्राप्ति होती है, यानी इसे बनाया जाता है। पवन चक्की पवन की गति से चलती है और टरबाइन को चलाती है। इससे गति ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल दिया जाता है। ठीक है दोस्त, भारत विश्व का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा उत्पादक देश है। यहाँ ऊर्जा के स्रोत के रूप में स्थानीय पवनों, स्थलीय एवं समुद्री समीरों को भी विद्युत उत्पादन में प्रयोग किया जाता है। पवन ऊर्जा के लिए स्थानीय गुजरात जैसे कि कहाँ से वो उत्पन्न होता है, तो गुजरात, महाराष्ट्र तथा कर्नाटक के स्थानों पर ये मिलता है। दूसरी बड़ा संयंत्र तमिलनाडु में जो कि तूतीकुरिन में शामिल है। दोस्त, यदि आपको लगे कि ये समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट बॉक्स में बताएंगे और हम इसे वीडियो के माध्यम से यानी कि ऐसा बताएंगे ताकि उसमें वीडियो भी दिखेगा कि कैसे टरबाइन या फिर सौर ऊर्जा को कैसे हम लोग बिजली उत्पादन करते हैं, उसको वीडियो में भी दिखाई जाएगी। हम कोशिश करेंगे ताकि आपको जल्द से जल्द चीज़ें समझ में आ जाए। ज्वारीय ऊर्जा के बारे में हम बात कर ले। समुद्री ज्वार तथा तरंग में जल गतिशीलता रहता है, अतः इसमें अपार ऊर्जा रहती है। जैसे कि हवा बहती है तो उसका काम है बहना और उससे हम लोग क्या कर लेते हैं, बिजली का उत्पादन कर लेंगे। अनुमान है कि भारत में लगभग 8000 से 9000 मेगावाट संभवतः ज्वारीय तरंगों के द्वारा ही हम लोग निर्माण कर लेते हैं बिजली का। खंबात की खाड़ी में 7000 मेगावाट बिजली इसी से उत्पन्न की जाती है। इसके बाद में कच्छ की खाड़ी में लगभग 1000 मेगावाट तथा सुंदरवन में 100 मेगावाट बिजली इसी से उत्पादित की जाती है। अगला हम बात कर ले दोस्त, भूतापीय ऊर्जा। यह ऊर्जा पृथ्वी के उच्च ताप से प्राप्त की जाती है। जब भूगर्भ में मैग्मा पिघलता है यानी कि निकलने लगता है तो अपार ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक है, गीजा कूपों से निकलने वाले गर्म जल तथा गर्म झरनों में भी शक्ति प्राप्त की जाती है। हिमाचल प्रदेश में मानकीकरण में भूतापीय ऊर्जा संयंत्र स्थापित है तथा दूसरा लद्दाख के दुर्गा घाटी में भी ये स्थित है। चलिए अगला पॉइंट पे बात कर लें हम, बायोगैस एवं जैव ऊर्जा का स्रोत। तो ये देख लीजिए दोस्त, ग्रामीण क्षेत्र में कृषि अपशिष्ट, पशु और मानव जनित अपशिष्टों के उपयोग से घरेलू उपयोग हेतु बायोगैस उत्पन्न की जाती है, जो कि पशुओं के गोबर से तैयार किया जाता है। भारत में गोबर जैसे प्लांट के नाम से भी इसे जाना जाता है। इसमें किसानों को ऊर्जा तथा उर्वरक की प्राप्ति होती है। जैव पदार्थों से प्राप्त होने वाली ऊर्जा को जैविक ऊर्जा कहते हैं। कृषि अवशेष, नगर पालिका, औद्योगिक एवं अन्य अवशिष्ट पदार्थ जैसे जैविक पदार्थों के उदाहरण हैं। इसमें विद्युत ऊर्जा, ताप ऊर्जा, खाना पकाने के लिए गैस में परिवर्तित किया जा सकता है। कचरे को ऊर्जा में बदलने की एक परियोजना दिल्ली में देखने को आपको मिलता है। तो दोस्त, ये रहे आपके पूरे आंसर शीट। हम आशा करते हैं कि सारे आंसर शीट को आपको सही तरीक़ा से बताने का प्रयास किए हैं और सारे सही ही बताए हैं। ठीक है, तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्त, यदि आपको लगे कि यह वीडियो आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल है तो ज़रूर एक लाइक करके ही जाएंगे दोस्त। और हम अगले इसके चैप्टर का जल्दी वीडियो लेके आ रहे हैं। चलिए, बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके।